हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 11वीं का लास्ट चैप्टर बायो का, जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पिछले चैप्टर में न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बट अब हम इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या बताया। इसमें बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, वो डक्टियस ग्लैंड होते हैं और वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ये जो हार्मोन है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये ब्लड में रिलीज हो जाता है सीधे ही, और ये दूर दूर के टारगेट तक पहुंच जाते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या साइंटिफिक, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये रिमेंबर करो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, मतलब सेल टू सेल मैसेंजर का काम टाइप करते हैं, और ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पैराग्राफ में तो यही है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमें बताया गया कि जो बेसल पार्ट ना डायनसेफ्लॉन होता है फोर ब्रेन में, उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। और इसमें होते हैं अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जो हार्मोन्स है ना, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, वो दो तरह के हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि रोकता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को। अब अगर हम एग्जांपल देखें हाइपोथैलेमिक हार्मोन के, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, ताकि वो सिंथेसाइज कर सके गोनाडोट्रोपिन को, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ के इसके पास क्या होता है, एक सोमैटोस्टैटिन होता है हाइपोथैलेमस में, जो कि करते हैं इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब जो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकालता है ना, ये उसे रोकने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। और हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम सोमैटोकाइनिन बोलते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, फिर ये एक्सॉन से पास होते हैं और ये नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। तो जो हार्मोन्स है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से, और रेगुलेट करते हैं फंक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी की। याद रखना कि एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। मतलब वो ऐसे पोर्टल वगैरह नहीं, वो सीधा मैसेज भेजती है और मतलब बनाती है अपने हार्मोन्स को। इसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में होता है, जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं। कौन सी बोन में? स्फेनॉइड बोन में होता है, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टॉक के द्वारा। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस होते हैं ना, उसमें भी दो पोर्शन होते हैं। एक को हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, एक को पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टालिस है ना, उसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं जनरली। और वो कौन से हार्मोन्स करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो पार्स इंटरमीडिया है ना, वो सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रिएट करता है, जिसे हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टालिस से। और जो इसके बाद हम न्यूरोहाइपोफाइसिस देखेंगे, तो उसे हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी। इसमें क्या होता है, ये दो हार्मोन्स स्टोर और मतलब रिलीज करते हैं, सिक्रीट नहीं करता। सिक्रीट हाइपोथैलेमस करता है। तो ये कौन से दो हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो हाइपोथैलेमस इन्हें सिक्रीट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सटर्नली टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो जायंटिज्म हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है ज़्यादा, और अगर कम हो तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में ऐसा हो मिडिल एज में, तो एक सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाती है, जिससे हम एक्रोमेगली बोलते हैं। इसमें गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आ जाती है, इससे डेथ वगैरह हो सकती है। तो मतलब इसका चेक होना ज़रूरी होता है। और अर्ली स्टेज में डायग्नोस होनी हार्ड होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं काफ़ी सालों तक, जब तक हमें दिखना नहीं शुरू हो जाता। अब जो प्रोलैक्टिन है ना, वो मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए।
ठीक है। तो इसके बाद आता है TSH, जो कि स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से। इसके बाद आगे STTH, जो कि क्या करेगा, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर LH और FSH को देखें, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं गोनैडल एक्टिविटी को, और इन्हें ही हम गोनैडोट्रोफिन्स कहते हैं। मेल में LH करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, और FSH और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में LH इंड्यूस करते हैं ओवुलेशन, किसकी, फुली मेच्योर फॉलिकल्स की, जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, और मेंटेन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि फॉर्म होता है रेमिनेंट से ग्राफियन फॉलिकल के ओवुलेशन के बाद। जो FSH होता है ना, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। और जो MSH होता है वो मिलानोसाइट, मतलब मिलानिन कंटेनिंग सेल होते हैं, उन्हें मिलानोसाइट्स बोलते हैं, उन पे एक्ट करता है, पिगमेंटेशन करवाता है स्किन की। इसके बाद हम ऑक्सीटोसिन के बारे में देखेंगे, जो कि स्मूथ मसल पे एक्ट करके उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जैसे कि फीमेल्स में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम, और मिल्क इजेक्शन की मेमरी ग्लैंड से। और जो वेसोप्रेसिन होता है ना, वो किडनी पे एक्ट करता है और वो पानी को रीअब्सॉर्ब करा देता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को, किससे, DCT से, और ताकि पानी का लॉस ना हो। और इससे हम बोलते हैं, मतलब पानी के लॉस को बोलते हैं डायूरेसिस। तो ये हार्मोन तो एंटी डायूरेसिस कर रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH। और अगर इसमें कोई कमी आ जाए ना, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है, जिसमें काफ़ी वाटर लॉस होता है, प्यास वगैरह ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड, फोरब्रेन के पीछे की साइड पे होता है, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन एक क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें क्या होता है, ये हम मतलब नॉर्मल रिदम को मेंटेन करने में, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है मेंटेन करने में। इसके अलावा मेलेटोनिन मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करती है, पिगमेंटेशन को करती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को करती है, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी। तो अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है। इसमें ना 2 लोब्स होते हैं, जो कि ट्रेकिया की दोनों तरफ होते हैं, और जो लोब्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं एक थिन फ्लैप के कारण, जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसे हम इस्थमस बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसमें फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, और जो थायराइड के फॉलिकल है ना, उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिसमें कैविटी होती है। ठीक है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है ना, ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं, एक टेट्राइडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन, इसे हम T4 बोलते हैं, या ट्राईआइडोथायरोनिन, इसे हम T3 बोलते हैं। और जो आयोडीन होता है ना, वो ज़रूरी होता है ये नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ताकि ये हार्मोन बनाता रहे नॉर्मली थायराइड। तो अगर डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की हमारी डाइट में, तो इससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसे हम ग्वाइटर बोल देते हैं। जैसे आपने कई लोगों में देखा होगा, उनका गला वगैरह सूज जाता है, तो उन्हें ग्वाइटर होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की कमी के कारण अगर प्रेगनेंसी में हो, तो उससे क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है बेबी की। तो इससे क्या होता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है, मतलब स्टंट ग्रोथ होती है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, उसमें लो इंटेलिजेंस हो सकती है, अब नॉर्मल स्किन हो सकती है, या फिर गूंगा बहरा हो सकता है। और एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। और अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड का, किसके कारण, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स के कारण, मतलब उसमें नोड्यूल्स वगैरह डेवलप हो जाए, उससे कैंसर हो जाए थायराइड को, तो जो सिंथेसिस है ना और सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है, जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी को बहुत बुरा इफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें एक्सोपैथेलिक गोइटर को, ये भी हाइपरथायराइडिज्म का ही पार्ट है एक्सोपैथेलिक गोइटर। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, आई बॉल्स बाहर आ जाती हैं, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और वेट लॉस होता है। इसे हम ग्रेव डिजीज़ बोलते हैं। तो थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन में बेसल मेटाबॉलिक रेट की। ठीक है, ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को, और थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म किसके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। ये मेंटेन करते हैं पानी और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, और ये
इन्फ्लुएंस होते हैं थायराइड हार्मोन से, मेंटेनेंस पानी और इलेक्ट्रोलाइट की। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, और जो थायराइड ग्लैंड की लोब्स है ना, तो हर एक लोब पे 2 पैराथायराइड होते हैं। मतलब एक थायराइड की लोब पे एक पेयर किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का। तो पैराथायराइड ग्लैंड में पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसे हम पीटीएच बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या कराता है, ये कैल्शियम आयंस बढ़ा देता है हमारे ब्लड में, और जैसे ये हड्डियों से कैल्शियम चूस के हमारे ब्लड में बढ़ा देता है, डाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब करता है कैल्शियम और ब्लड में बढ़ा देता है, और हमारी रीनल टिब्यूल से भी अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की बढ़ा के हमारे ब्लड में डाल देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पीटीएच है ना, वो एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, वो ब्लड में लेवल बढ़ा देता है। और ये जो टीसीटी है ना, इसके साथ मिलके कैल्शियम बैलेंस को मतलब रेगुलेट करता है। कैसे, जो टीसीटी है वो इसका उल्टा काम करता है। टीसीटी क्या करता है, वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा देता है, तो ये आपस में मिलके वो बैलेंस बना के रखते हैं। के बाद आता है अपना थाइमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो थाइमस ना एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब टाइप है। तो ये लंग्स के बीच में होता है, और ये स्टर्नम के पीछे होता है, और ये जो ओटा होती है ना हार्ट की, उसके आगे होता है। जो थाइमस है उसका मेजर रोल क्या है, वो करता है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प, उसे ग्रो करने में। तब जो ग्लैंड है ना, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसे हम थाइमोसिन्स बोलते हैं। थाइमोसिन्स का एक मेजर रोल है टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करने में, जो कि हेल्प करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अब क्वेश्चन आता है कि बी लिम्फोसाइट को भी करते हैं, तो नहीं, ये बी लिम्फोसाइट को नहीं करती, सिर्फ टी लिम्फोसाइट को करते हैं। और इसके अलावा थाइमोसिन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो अब ये जो थाइमस है ना, वो मतलब जो ओल्ड इंडिविजुअल होते हैं उनमें ख़त्म सा हो जाता है धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होता है, थाइमोसिन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके कारण ओल्ड पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है। ग्लैंड में 2 तरह के टिश्यू हैं। सेंट्रल लोकेटेड टिश्यू को हम मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो अंडर प्रोडक्शन होती है ना हार्मोन्स की एड्रीनल कॉर्टेक्स से, वो क्या करते हैं, जो कॉर्टेक्स के मतलब हार्मोन्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मतलब चेंज कर देते हैं, जिससे कि वीकनेस या फटीग आ जाती है, जिससे हम एडिसन डिजीज बोलते हैं। तो जो अंडर प्रोडक्शन है मतलब कम प्रोडक्शन, जब भी एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये भी ज़रूरी है कि कॉर्टेक्स के होते हैं मेडुला पे, इस पे क्वेश्चन आता है कि कॉर्टेक्स की अगर अंडर प्रोडक्शन हुई तो उससे डिजीज़ होता है एडिसन डिजीज़। तो अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एड्रीनल ग्लैंड का किडनी के ऊपर, ये देखो यहाँ पे। और इसके बाद क्या है, एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स, अंदर वाला मेडुला पार्ट, बाहर वाला कॉर्टेक्स का पार्ट। तो अब बता रहे हैं कि जो एड्रीनल मेडुला है ना, उसमें 2 हार्मोन्स बनते हैं जिसे हम एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। अभी याद रखना मेडुला की बात हो रही है, तो इन्हें हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन क्या होते हैं, ये ना सिक्रीटेड बहुत जल्दी सिक्रीट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस आता है तभी की तभी रिलीज हो गए, मतलब बहुत जल्दी। ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। इन्हें हम इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है। अब इनका काम क्या है हार्मोन का, इन्हें इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं स्ट्रेस के टाइम, क्योंकि ये हार्मोन ना हमारी अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन करा देते हैं, हमारी आंख में होता है प्यूपिल, उसको डायलेट करा देते हैं। पाइलो इरेक्शन करवाते हैं, हमारे लू खड़े नहीं हो जाते जैसे, तो उसे पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग करवाते हैं। अब ये जो हार्मोन्स है ना दोनों, ये हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाएंगे। मतलब ये क्या करते हैं, अगर कोई फाइट वगैरह होनी हो, मतलब बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि या तो फाइट हो, या फिर ये बिल्कुल ही बंदे को ऐसा कर देते हैं कि मतलब अगर वो सिचुएशन में मतलब वो खतरनाक है तो उसे भागने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए फ्लाइट भी बोलते हैं। तो अब कैटेकोलामीन्स है ना, जो वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी हेल्प करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है।
और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है अपना एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर और ग्लोमेरुलस आउटर लेयर। तो ये लेयर मतलब याद करना तो कंफ्यूजिंग है, इनर टू आउटर। तो इसका एक ना वो निमोनिक्स होते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ग्लो फेस पर रहता है, मतलब ग्लो बाहर वाला, फेस बीच वाला, और रहता है इनर लेयर। ठीक है, समझ गए। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स बोल देते हैं। तो अब जो कॉर्टिकॉइड्स है ना, वो किस में काम करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इस उन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं जो इसमें काम करें। और हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है ना, वो मेन है, सबसे ज़्यादा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है। अब जो कॉर्टिकॉइड्स है ना, जो कि पानी के बैलेंस को या इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हमारी बॉडी में देखते हैं, उन्हें हम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और इसका जो मेन एग्जांपल है वो है अपना एल्डोस्टेरॉन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बनाते हैं। लिपोलिसिस करते हैं, मतलब लिपिड्स को तोड़ते हैं। प्रोटीलिसिस प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। अगर हम देखें कैसे, जेनेसिस मतलब बनाना, तो ये ग्लूको का नियो मतलब न्यू, नए ग्लूकोज बनाते हैं। लिसिस मतलब तोड़ना, लिपिड्स को तोड़ रहे हैं और ऐसी प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम देखें तो ये करते हैं इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन को, किसकी? अमीनो एसिड्स की। अब जो कॉर्टिसोल है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और किडनी के फंक्शन को भी हेल्प करता है मेंटेन करने में। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी सरप्रेस कर देता है। ये भी याद रखने वाला है, नीट के क्वेश्चन में आता है। Cortisol stimulates RBC production is a very important line. ये भी बहुत ज़रूरी है। Aldosterone acts mainly as the renal tubule और ये करता है रीअब्जॉर्प्शन Na की और पानी की। और एक्सक्रीशन किसकी करता है? ये पोटेशियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन Na और वाटर की। तो जो अल्डोस्टेरॉन है ना, वो हेल्प करेगा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है ना, और ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है। कॉर्टेक्स एंड्रोजेनिक मतलब एंड्रोजन को भी सिक्रिएट करता है, जो कि हेल्प करेंगे ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर में, प्यूबिक हेयर में, फेशियल हेयर में, प्यूबर्टी। अब हम ना पैनक्रियास को देखेंगे। ये ना कॉम्पोजिट ग्लैंड होते हैं, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं। अब जो एंडोक्राइन होते हैं ना, इनका काम ये 1 से 2% काम ही होता है। और वो जो 1 से 2% इसके सेल होते हैं ना, उन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। अभी चाहे 1 से 2% है, बट तब भी वो 1 से 2 मिलियन है, ये याद रखना। और इसमें भी 2 तरह के सेल आते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रिएट करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन करते हैं। अब ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है और वो मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, लिवर सेल्स पे एक्ट करता है और ग्लाइकोजन को तोड़ता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़े, तो ये बढ़ाता है। ठीक है। और इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। और इसके एडिशन में क्या होता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया में हेल्प करते हैं। और ग्लूकागॉन सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को कम करता है। और क्या, ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। अब इंसुलिन इसका बिल्कुल उल्टा है। ये ग्लूकोज के हम इस मतलब उसमें ही मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये भी लिवर सेल पे एक्ट करता है और एडिपोसाइट्स, याद रखना, एडिपोसाइट्स पे भी ये एक्ट करता है और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। तो इसके कारण जो ग्लूकोज है ना, वो ब्लड से लिवर सेल और एडिपोसाइट्स में चले जाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। जो ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है ना, ये मतलब ये दोनों इकट्ठे मिलके चलाते हैं। अब अगर ज़्यादा टाइम तक ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहे तो उससे डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये तो सारे जानते होंगे। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज यूरिन से बाहर आना शुरू हो जाता है और हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कीटोन बॉडीज़।
हमारे अंदर। तो अब डायबिटिक पेशेंट्स कैसे ठीक होते हैं? इंसुलिन थेरेपी लेके। अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। एक पेयर टेस्टिस का प्रेजेंट होता है हमारे स्क्रोटल सैक में, जो कि एब्डोमेन के बाहर होता है। मेल इंडिविजुअल्स में जो टेस्टिस होते हैं ना, वो दो काम करते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो टेस्टिस है ना, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। जो लेडिक सेल्स होते हैं ना, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, या फिर मेनली टेस्टोस्टेरोन। जो एंड्रोजन होते हैं ना, वो रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का, जैसे कि एपिडिडाइमिस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मतलब अगले चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा ना 12th क्लास का, उसमें देखेंगे। एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। जो ये हार्मोन्स है ना, ये स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सरी हेयर को, एग्रेसिवनेस को, लो पिच ऑफ वॉइस को। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो एक मेजर रोल करते हैं, स्टिमुलेटरी रोल किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, और स्पर्मेटोजोआ बनने में हेल्प करते हैं। जो एंड्रोजन्स है ना, वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे मतलब एक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे हम लिबिडो बोलते हैं। ये एक एनाबॉलिक सिंथेटिक मतलब इफेक्ट होता है, कि मतलब जोड़ने का, एनाबॉलिक मतलब जोड़ना, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स का जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे। अब आ गई अपनी ओवरी। अब ओवरी में क्या, फीमेल्स के पास ना एक पेयर होते हैं ओवरीज का, मतलब दो ओवरी होती है जो कि एब्डोमेन में होती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि एक ओवन प्रोड्यूस करता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम। वो बस कई बार होता है कि दो ओवम प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट जनरली एक ओवम। तो इसके अलावा ओवरी में दो ग्रुप होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स के, जिन्हें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। अभी याद रखना, टेस्टिस ओवरी के हार्मोन्स हमेशा स्टेरॉयड होते हैं। अब ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। जो ईस्ट्रोजन है ना, वो मतलब मेनली सिंथेसाइज होता है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स से। जो फॉलिकल के सेल्स हैं ना, वो सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। अब जब ओवुलेशन हो जाती है, मतलब एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, तो जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। अब ये याद रखना कि ईस्ट्रोजन मेनली ओवेरियन फॉलिकल्स करते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। और ये भी याद रखना कि ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ईस्ट्रोजन है ना, उनके बहुत अलग अलग तरह के एक्शन है, जैसे कि वो ग्रोथ की स्टिमुलेशन करते हैं और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को भी स्टिमुलेट करते हैं। और उनके काम क्या है, मतलब वो ग्रोइंग फॉलिकल्स, जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में भी काम कर दिया। और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स फीमेल के मतलब वो दिखाने में, उसमें भी काम करती है, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस या फिर मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में। अब जो ईस्ट्रोजन होते हैं ना, वो फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन को देखिए, वो प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, जो कि मेमोरी ग्लैंड के ही सेल्स होते हैं जिनमें मिल्क बनता है। तो क्या होता है, एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे मिल्क बनता है, स्टोर होता है, और मिल्क सिक्रीट भी। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये वो हार्मोन्स है जो जनरली एंडोक्राइन से रिलीज नहीं होते। तो एक इस पे मतलब क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अब हमें इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है कि एंडोक्राइन तो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट इन्होंने पहले मेंशन किया था कि कई टिश्यूज़ में हार्मोन सिक्रीट, मतलब कई टिश्यूज़ होते हैं जो एंडोक्राइन नहीं है, बट वो तब भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। एट्रियल वॉल होती है ना जो हार्ट की, वो एक पेप्टॉइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसे हम ANF या एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। अब इसके नाम में एट्रियल है, तो मतलब एट्रियल वॉल रिलीज करती है। अब इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है।
तो मतलब कैसे करती है अब देखते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाए तो जो एएनएफ होती है ना वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है, मतलब वो अगर ऐसे ब्लड वेसल है तो वो उसे चौड़ा कर देती है, तो जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ना जो किडनी के, वो भी एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसे हम इरेथ्रोपोएटिन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कराता है इरेथ्रोपोइसिस, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जेजीए सेल्स किडनी के ये काम करवाते हैं। तो अब देखें एंडोक्राइन सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पार्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो ना 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिन सिक्रीटिन, सीसीके या कोलिसाइस्टोकिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब जो गैस्ट्रिन है ना वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे और वो स्टिमुलेट करता है एचसीएल की सिक्रीशन और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन, ठीक है। तो अब जो सिक्रीटिन हार्मोन है वो क्या करता है, वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे एक्ट करता है जो कि 98% होती है। तो ये स्टिमुलेट करता है पानी की सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव की सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम सीसी के तो देख लेते हैं, ये पैनक्रियास पे भी एक्ट करता है और गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है। और ये किसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस की। और इसके बाद हमें जीआईपी के बारे में बताया गया है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकता है और मोटिलिटी को रोकता है। तो इसमें अब आगे बताया हुआ है कि जो और नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं ना वो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए टिश्यूज़ की, और रिपेयरिंग और रीजनरेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। अब हार्मोन्स अपने इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि ना वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है दूसरे सेल पे, उसे हम हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं। तो उस पर ना हार्मोन बाइंड हो जाता है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर का टारगेट टिश्यू में होता है जहाँ पे हार्मोन ने अपना काम करना है। अब हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं टारगेट सेल्स की, और इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स भी कहते हैं। जो रिसेप्टर टारगेट सेल के अंदर होते हैं उन्हें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। और मोस्टली कौन से होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है। और ये जो रिसेप्टर है ना स्पेसिफिक होता है एक ही हार्मोन के लिए, और इन रिसेप्टर्स को हम स्पेसिफिक कहते हैं। ये और किसी और हार्मोन से बाइंड वगैरह नहीं करता। अब जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन से क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में। तो अब जो टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म है और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ना वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि केमिकल नेचर के बेस पे हार्मोन को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल्स नीट में आते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर हम देखें पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, उसके एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स देखें हम बस इसमें याद रखना कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रेडोल, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। आइडोथ हार्मोन्स में देखें तो ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। और जब बच्चे अपने अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह हो गए, ठीक है। तो इसके बाद अब ये देखते हैं कि हार्मोन्स जो इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, वो टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते। वो अपना काम बताओ कैसे करते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट कर देते हैं। अब सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3, CA2 पॉजिटिव। अब जब ये सेकेंडरी मैसेंजर बन गए, ये भी अंदर जाके रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, जो आगे फिगर में दिखाया हुआ है। जो हार्मोन्स है ना जो अंदर वाले रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर से करते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथ हार्मोन्स। और ये मोस्टली कैसे करते हैं, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को और क्रोमोसोम फंक्शन को। बताऊँ कैसे, वो इंटरेक्ट करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से विद द जीनोम, मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम से इंटरेक्ट करता है। तो इसका जो क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन है ना उससे एक फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट आ जाता है अपने काम पे।
अगर हम देखें प्रोटीन हार्मोन के बारे में डायग्राम में, ये हार्मोन है जैसे एफएसएच हो गया, अभी उसका रिसेप्टर है तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे है, तो मेम्ब्रेन पे बाइंड होने के बाद ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद ना जैसे रिस्पॉन्स दिया उसके बाद इन्होंने सेकेंडरी मैसेंजर्स कर दिए। अब सेकेंडरी मैसेंजर फर्दर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेंगे जिससे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा जो कि है ओवेरियन ग्रोथ। इसके बाद अपने स्टेरॉयड हार्मोन्स का बताया हुआ है कि जो हार्मोन होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन आ गया, ये अभी यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये सीधा अंदर चला गया, कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं किया और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब ये जिनोम से इंटरेक्ट करेगा जो कि जिनोम को ट्रांसक्राइब करा के एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए फर्दर प्रोटीन बनाएंगे ट्रांसलेट हो गए। अब ये प्रोटीन डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे जो कि है टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। अगर हम अब समरी देखें तो समरी में बस ये चीज़ देखने वाली है कि जो एंड्रोजन्स होते हैं वो भी इरेथ्रोपोइसिस में अपना काम करते हैं, मतलब आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं। और एक और चीज़ है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर है ना, वो कौन से हार्मोन सिक्रिएट करती है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, वो सिक्रिएट करती है एंड्रोजन्स, जो बीच वाली होती है वो सिक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो अपर लेयर होती है वो सिक्रेट करती है हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।